नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, शरीर की बायोमैकेनिक्स की और ख़ास तौर पर खेलों में महिलाओं की भागीदारी की। हम अक्सर फिटनेस की बात तो करते हैं, लेकिन आज हम इसके पीछे के विज्ञान और समाज से जुड़े पहलुओं की गहराई में जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो फटाफट आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे WHO की उम्र आधारित गाइडलाइन से। फिर हम पोस्चर से जुड़ी समस्याओं और उनके सुधार पर बात करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे महिलाओं के सामने आने वाली बाधाएं, खेलों में उनके शामिल होने के फायदे, महिला शरीर विज्ञान और अंत में एक बहुत ही गंभीर विषय, फीमेल एथलीट ट्रायड। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सेक्शन 1, WHO गाइडलाइंस उम्र के अनुसार। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापा और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से लड़ने के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी मानक तय किए हैं। और ये गाइडलाइंस बहुत ही शानदार तरीके से बताती हैं कि उम्र के अलग-अलग पड़ावों पर हमें कितनी फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। मतलब एकदम छोटे बच्चों या इन्फेंट्स को ही ले लीजिए, उनके लिए 7 बाय 4 फीट के मैट पर ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करने की बात कही गई है। टॉडलर्स के लिए तो 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम या एक ही जगह बैठे रहना बिल्कुल मना है। 3 से 4 साल के बच्चों को दिन में कम से कम 180 मिनट की एक्टिविटी चाहिए। फिर 5 से 17 साल की उम्र में फोकस कार्डियो और मसल्स बनाने पर आ जाता है। और 18 से 64 के वयस्कों को अपने फिटनेस के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होती है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 65 वर्ष से ऊपर के लोगों का एक्टिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद शरीर का मसल मास प्राकृतिक रूप से कम होने लगता है और इसे रोकना सच में बेहद आवश्यक है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। सेक्शन 2, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और उनके उपाय। कभी सोचा है कि जब हमारी डाइट, एक्सरसाइज या बस हमारे बैठने चलने का तरीका गलत हो जाता है तो शरीर कैसे रिएक्ट करता है? बायोमैकेनिक्स यहीं फेल होती है। अगर हम इन बायोमैकेनिकल फेलियर्स को शरीर के अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से समझें तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। पैरों की बात करें तो मुख्य रूप से नॉक-नीज, बो लेग्स और फ्लैट फुट जैसी समस्याएं होती हैं। कंधों में हमें अक्सर राउंड शोल्डर्स की दिक्कत दिखती है, जहां कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। और रीढ़ की हड्डी में वहां लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस जैसी डिफॉर्मिटीज होती हैं, जहां रीढ़ का आकार के या एस जैसा हो जाता है। पैरों की इन दो बिल्कुल विपरीत समस्याओं को ही ले लीजिए, नॉक नीज और बो लेग्स। नॉक नीज में दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं, जबकि बो लेग्स में इसके बिल्कुल उल्टा घुटनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? इन दोनों का मुख्य कारण एक ही है, खराब डाइट, खास तौर पर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। इन्हें सुधारने के लिए नॉक नीज में घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग और पद्मासन बहुत फायदेमंद होता है। वहीं बोलेक्स को ठीक करने के लिए पैरों के अंदरूनी किनारों पर चलने की प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। अब जो बात मुझे सच में बहुत दिलचस्प लगती है वो है रीढ़ की हड्डी के इन दो समस्याओं के बीच का अंतर। लॉर्डोसिस में हमारी लोअर बैक यानी निचली पीठ अंदर की तरफ बहुत ज्यादा मुड़ जाती है। इसे हलासन और सिटअप से काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इसके विपरीत काइफोसिस में ऊपरी पीठ बाहर की तरफ निकल आती है, जिसे हम आम भाषा में कुबड़ या राउंड बैक कहते हैं। इसे धनुरासन से ठीक किया जा सकता है। और हाँ, इसका एक सबसे सरल उपाय है, कुर्सी पर बैठते समय अपनी पीठ को पूरी तरह से पीछे टिकाकर बैठना। है ना कितना सिंपल? चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 3, खेलों में महिलाएं और सामाजिक अड़चनें। अब हम खेल जगत के एक ऐसे जनसांख्यिकी समूह की बात करेंगे जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहा है। सच कहूं तो आज भी कई ऐसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो महिलाओं को खेलों से दूर रखते हैं। जरा सोचिए, घरेलू जिम्मेदारियों के कारण समय की कमी, महिला एथलीट्स के प्रति समाज का एक नकारात्मक रवैया, अच्छे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों का भारी अभाव, इसके अलावा महिला कोच और रोल मॉडल्स का कम होना और ट्रेनिंग की जगहों पर व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर बिल्कुल जायज चिंताएं। भारत जैसी जगहों पर ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी प्रणालीगत बाधा बन जाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम इन सभी बाधाओं को तोड़ दें तो क्या होगा? हमारा चौथा सेक्शन इसी पर आधारित है। सेक्शन 4, महिलाओं के शामिल होने के फायदे और समानता क्यों मायने रखती है। जब महिलाएं खेलों में हिस्सा लेती हैं तो उसके फायदे सच में बहुआयामी होते हैं। शारीरिक रूप से यह लाइफस्टाइल बीमारियों से बचाता है और बोन डेंसिटी को मजबूत करता है। बायोलॉजिकली बात करें तो समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है कि वजन उठाने से महिलाएं पुरुषों जैसी भारी भरकम दिखने लगेंगी। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है।
महिलाओं के हार्मोन्स, खासतौर पर टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण वैसी मांसपेशियां बनती ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो खेल तनाव को कम करने और इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और समाजशास्त्रीय नजरिए से ये लीडरशिप, टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। यहाँ हम महिलाओं के शरीर विज्ञान यानी फीमेल बायोलॉजिकल कंसिडरेशंस को एक वैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे। महिला एथलीट्स की कुछ अपनी अनोखी शारीरिक वास्तविकताएं होती हैं। सबसे पहले हमें जिस टर्म को समझना है वो है मेनार्क। ये किसी भी युवा लड़की का पहला मासिक धर्म या पहली ब्लीडिंग होती है, जो आमतौर पर 12 साल की उम्र के आसपास होती है। किसी भी युवा एथलीट की बायोलॉजिकल जर्नी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा एथलेटिक डिमांड्स इस प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसे मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन कहा जाता है। ये बेसिकली 21 से 35 दिन के सामान्य मासिक धर्म चक्र में आने वाली अनियमितता या असामान्य ब्लीडिंग है। स्पोर्ट्स की दुनिया में अक्सर खराब डाइट या ओवर ट्रेनिंग के कारण महिला एथलीट्स को इस समस्या से जूझना पड़ता है। और यही बात हमें हमारे एक्सप्लेनर के सबसे गंभीर टॉपिक की ओर ले जाती है। सेक्शन 6, द फीमेल एथलीट ट्रायड। ये 3 आपस में जुड़े हुए खतरों का एक समूह है जिसका सामना खास तौर पर महिला एथलीट्स करती हैं। चलिए देखते हैं कि ये ट्रायड आखिर बनता कैसे है। ये 3 मुख्य हिस्सों में बटा है: ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स। जब ये तीनों अलग अलग स्थितियां आपस में मिल जाती हैं तो ये महिला एथलीट्स के लिए एक बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम यानी एक ट्रायड बन जाती हैं। इस ट्रायड का पहला हिस्सा है ऑस्टियोपोरोसिस। सरल शब्दों में ये बोन मिनरल डेंसिटी यानी हड्डियों के घनत्व का कम होना है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी रोजाना की डाइट में 100 मिलीग्राम कैल्शियम का ना होना। पर्याप्त पोषण ना मिलने से हड्डियों में फ्रैक्चर का एक सीधा मैकेनिकल रिस्क पैदा हो जाता है, जो पल भर में किसी भी एथलीट का करियर खत्म कर सकता है। ट्रायड का दूसरा हिस्सा है एमेनोरिया। इसका मतलब है किसी महिला के मासिक धर्म चक्र का लगातार 3 महीने से ज्यादा समय तक पूरी तरह से रुक जाना। ये उसी मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन का एक्सट्रीम रूप है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ये 2 तरह का होता है: प्राइमरी, जहां साइकिल शुरू होने में ही देरी होती है, और सेकेंडरी, जहां सब कुछ नॉर्मल चलने के बाद अचानक से साइकिल आनी बंद हो जाती है। और ट्रायड का तीसरा और बहुत ही सीरियस हिस्सा है ईटिंग डिसऑर्डर्स। यहाँ 2 मुख्य डिसऑर्डर समझना जरूरी है। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये खाने और शरीर के वजन को लेकर एक साइकोलॉजिकल जुनून है। इसमें इंसान को लगता है कि वो बहुत मोटा है और वो खाना बिल्कुल कम कर देता है। दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति पहले तो बहुत ज़्यादा खा लेता है और फिर वजन बढ़ने के डर से खुद को उल्टी करने पर मजबूर करता है। हाल ही के ओलंपिक खेलों में भी हमने देखा है कि एक निश्चित वजन कैटेगरी में बने रहने का जो अत्यधिक दबाव होता है वो एथलीट्स को इन चरम स्थितियों तक धकेल सकता है। तो आज हमने शरीर विज्ञान की बारीकियों से लेकर समाज की सच्चाइयों तक बहुत कुछ डिकोड किया। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है: हम एक समाज के रूप में सभी एथलीट्स के लिए एक समावेशी, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से सही वातावरण कैसे बना सकते हैं? इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम एक ऐसा एथलेटिक इकोसिस्टम कैसे तैयार करें जहां हर कोई सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।